सो वेलकम बैक वंस अगेन। ठीक है, सो जय हिंद दोस्तों वंस अगेन। ठीक है, सो ऑन लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 10, दैट इज ग्रेविटेशन। एंड इन लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्रेविटेशन की व्हाट एक्चुअली इज ग्रेविटेशन। ठीक है, and what kind of force and some of the characteristics we have discussed, that it is a weakest force, it is always attractive in nature and it obeys the inverse square law। ठीक है, तो हमने देखा था और कहीं ना कहीं हमने डेरिवेशन पार्ट देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, सो बाय विच फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट। तो उसके लिए हमने एक कंसेप्ट देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पे हमने क्या टर्म किया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो भी मास के बीच में, तो दैट इज जी इज एम अपॉन दैट इज डी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। तो कहीं ना कहीं हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था लास्ट टाइम पे। ठीक है, सो टुडे देख लेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस। ठीक है, कहां पे इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। सो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल मैं उसको ड्रॉप करता हूं, तो व्हाट हैपेंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ भी फेंकता हूं या फ्री फॉल भी करता हूं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस द ऑब्जेक्ट्स कम्स टू द अर्थ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, वापस अर्थ की तरफ आ जाता है। मतलब एक कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि अर्थ भी क्या कर रहा है, हमको अट्रैक्ट कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते तो फाइनली वो चीज वापस अर्थ पे जाती है। और इवन वी आर स्टैंडिंग इन द अर्थ, ठीक है, हम लोग भी अर्थ पे खड़े, तो हम भी क्या है कि अर्थ से कहीं ना कहीं बाइंडेड है। मतलब तो उसके पीछे भी कौन हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ये जिसकी वजह से हम लोग अर्थ से कनेक्टेड है। तो क्या बोलूंगा, द फोर्स। ठीक है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम धरती से जुड़े हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दूसरा, ठीक है, मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। आप सभी जानते हो कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि अर्थ मून भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन करता है। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का एक रीजन भी क्या है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, या हम बात करें कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, अराउंड द सन। ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। या फिर हम बात करें टाइड्स ड्यू टू द मून एंड अर्थ, टाइड्स ड्यू टू द मून एंड अर्थ, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने पहले देखा द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, तो एक फोर्स जो हमको कहीं ना कहीं अर्थ से अट्रैक्ट किए हुए। ठीक है, जो मोशन ऑफ मून है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अराउंड द अर्थ। दूसरा, जितनी भी मोशन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड में एक रिवॉल्व करे। आपने सोलर सिस्टम में देखा देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। ठीक है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। ठीक है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, क्योंकि हर प्लैनेट और हर सन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि हम जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ठीक है, आपने देखा होगा सोमनाथ टेम्पल पे, सोमनाथ या कहीं प्लेस है अपने गुजरात में, जहाँ पे क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है कि वो पूरा जो मंदिर है वो दिखता है आपको, और शाम के टाइम पे क्या होता है कि जनरली वो पूरा समुद्र के पानी से हाई टाइड्स की वजह से वो पूरा मंदिर कवर हो जाता है, पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आई डोंट नो द नेम। ठीक है, दैट इज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द मून एंड द सन, और कहीं ना कहीं दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो आपको ध्यान रखने। ठीक है, नाउ
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारे सिलेबस में से वो टॉपिक हटा दिया है। ठीक है, फिर भी हम लोग बस एक थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज फ्री फॉल। ठीक है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख लेते हैं फ्री फॉल क्या होता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से आपको मुझे वैल्यू ऑफ जी बताना है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं आपको यहाँ से वैल्यू ऑफ जी को एक्सप्लेन करना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं कि पहले हम बात करते हैं व्हाट इज जी। ठीक है, व्हाट इज फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रीली ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो दैट इज फ्री फॉल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं फ्रीली ड्रॉप करता हूं तो दैट इज अ फ्री फॉल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रीली अपने को छोड़ देते हो, मतलब आपने उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं किया है, तो द ऑब्जेक्ट विल कम टू द अर्थ, मतलब दिस इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। ठीक है, तो अब जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सपोज मैंने यहां से फ्रीली ड्रॉप किया तो ऑब्जेक्ट विल कम टू द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे फाइनली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए फ्री फॉल किया है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट will remain same during the free fall, during the free fall। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि फ्री फॉल के केस में कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्री फॉल करोगे या कभी भी ऊपर से ड्रॉप करते हो तो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नीचे आती है, उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द फ्री फॉल। लेकिन क्या होता है कि हमारे जैसे मैंने बोला कि सपोज दिस इज द अर्थ। ठीक है, आप देख रहे हो कि दिस इज पूरा ये अर्थ है। ठीक है, ठीक है, ये दिस इज अर्थ। ठीक है, और अगर कोई भी, और यहाँ अब अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास है दैट इज कैपिटल एम, और मैंने बोला सपोज दिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम। अब अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास है और एम का भी कुछ ना कुछ मास है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट का अगर कुछ ना कुछ मास है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। एंड तो क्या होगा कि अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? अब आपके दिमाग में याद होगा कि सर ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता? नहीं, बिकॉज अर्थ का मास एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो मास है एम दैट इज कंपेयर टू द अर्थ बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब काफी बड़ा है। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अर्थ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो नीचे आएगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। तो द ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है, द ऑब्जेक्ट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन, विद एन एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इट्स पाथ। ठीक है, and that acceleration is known as the acceleration due to gravity। और जिस acceleration से वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ठीक है, acceleration due to gravity, और उसी acceleration को क्या बोलते हैं, acceleration due to gravity बोलते हैं। ठीक है, और इस acceleration को हम किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय g, it is denoted by small g। ठीक है, it is denoted by g। ठीक है, ध्यान रखना स्मॉल g से डिनोट करते हैं। एंड दिस g is nothing but it is acceleration due to gravity। ठीक है, और SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ g is क्या होता है, g का SI यूनिट इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है, तो उसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस दुनिया में हर किसी भी आप प्लेनेट पे चले जाओ तो सबका कुछ ना कुछ ग्रेविटी होता है। जैसे हमारे अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है, अर्थ पे ग्रेविटी कितनी, दैट इज स्मॉल g। ठीक है, जिसपे जो हमारे ऊपर एक्ट होती है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी
हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है। अगर आप मून पे चले जाओ तो जो मून पे जो ग्रेविटी है दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ पे जितनी भी ग्रेविटी है उसका अर्थ पे उसका 1/6 ग्रेविटी, ठीक है। तो वहां पे जनरली कोई भी हम लोग एक स्टेप रखते हैं तो देन हम लोग हवा में, देन फिर वापस नीचे आते हैं, फिर हम लोग दूसरे स्टेप रखते हैं तो फिर वापस हम लोग वेयर इन द एयर, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ वहां पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अर्थ। वहां पे जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि अर्थ पे जो मून पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी एट मून इज इक्वल टू ग्रेविटी एट अर्थ अपॉन 6, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये है वहां का, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है इसका प्रूफ, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये ध्यान है कि व्हाट इज फ्री फॉल, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट फॉल्स और फ्रीली फॉल और ड्रॉप्स, ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। वहां पे जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होती। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट फॉल करता है जब गिरता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वो एक एक्सेलरेशन से नीचे आता है एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द acceleration due to gravity and it is denoted by small g. The SI unit of g is meter per second square. आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, हाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ g, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। इसमें बर्फ करना, ठीक है। डायग्राम को तो उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्री फॉल का आपको बस डेफिनेशन ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैंने बोला सपोज ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और मैंने बोला सपोज अर्थ का मास कितना है m, ठीक है। और मैंने बोला सपोज यहाँ पे क्या है m है, ये जो ऑब्जेक्ट है, और इसका मास मैंने कितना बोला, दिस इज m, ठीक है। मैंने बोला इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो इसका जो डिस्टेंस कहां से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। मैंने सपोज किया दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कितना है d है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां से फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं हमेशा, मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम जो डिस्टेंस लेते हैं दैट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर जिस दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकाला तो दैट इज स्मॉल d, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको एक ही लाइन जब ताकि कंफ्यूज ना हो। ये सेंटर है आपका, ठीक है। और मैंने बोला सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, इट इज d, ठीक है। मैंने बोला इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज d, ठीक है। और मैंने बोला अब ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया। तो सपोज यहाँ पे जो ग्रेविटी एक्ट हो रही है कितना, दिस इज g, ठीक है। मैंने कितना बोला कि दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज g। जो इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी एक्ट हो रही है दैट इज g, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं मैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटी एक्ट होता है, हमने उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो कितना आएगा मेरे पास, F इज इक्वल्स टू मास कितना ऑब्जेक्ट का m, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे पास F इक्वल्स टू कितना गया, mg, ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी, मैं बोलूं ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने
अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से डिनोट करूं तो मेरे पास F इक्वल टू कितना आएगा, mg, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और अगर हम ग्रेविटेशन से बात करें तो देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है जिसका मास कितना है m, और इस अर्थ का मास कितना है m, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ लगाऊं तो मेरे पास फोर्स कितना का F इज इक्वल टू g, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल M, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर मैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से बताऊं तो जी एम, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है स्मॉल m, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है दैट इज d स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो चाहे मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालूं अकॉर्डिंग न्यूटन के सेकंड लॉ से फाइंड करूं, चाहे मैं इस वाले से देखूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये दोनों फोर्स है, दोनों सेम फोर्स है, देखो यहां पे भी m आ रहा है और यहां पे भी m आ रहा है, लेकिन जो ये बचा हुआ जो g है इसकी जगह पे क्या आ रहा है पूरा जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो मुझे यहां से अगर मैं कंपेयर करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो मुझे ये जी कितना मिलता है दैट इज जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे यहां से जी मिल गया, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, दैट इज जी एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे जी क्या मेरा, जी इज नथिंग बट इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और m क्या है, m इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, ठीक है। तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता, अर्थ के सरफेस पर रखा होता, सपोज मैंने बोला कि नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस, ठीक है, मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, कि ये ऑब्जेक्ट कहां पे सरफेस पे है, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना था m, ये अर्थ का सेंटर था, ठीक है, और अर्थ का मास कितना है m, ठीक है, अर्थ का मास कितना है m, मैंने बोला सपोज ये ऑब्जेक्ट कहां पे अर्थ के सरफेस पे है। तो देखो सेंटर से लेके जो इस ऑब्जेक्ट का तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं क्या बोल सकता हूं कि सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू द रेडियस। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो मेरे पास जी का जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूं तो जी इज इक्वल टू ये जी एम, ये तो सेम ही रहेगा। अब डिस्टेंस क्या चेंज होगी, डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपने एक चीज नोटिस की कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जो जी का वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखो मतलब जो जी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि जी भी क्या है, जो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट है। तो देखो मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो जी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां से अगर मैं जी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो जी देखो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी थी आपको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है, आपको बता रखा मैंने जी के होते 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम अर्थ के मास की बात करें, ठीक है, जो अर्थ का जो मास होता है, मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और अगर हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, रेडियस की बात करें अर्थ की तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर,
ठीक है। तो देखो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, मैंने g की जगह पे क्या रख दिया, वैल्यू, m की जगह मास ऑफ द अर्थ मतलब 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ रेडियस ऑफ द अर्थ, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो आपको जो जी की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज 9.8, और ये कितना आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे अर्थ पे जितना भी ग्रेविटी का फोर्स लगता है उसकी वैल्यू, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से फ्री फॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट जिस एक्सेलरेशन से नीचे आता है ये वही एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो जी है ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, बट द स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लेस टू प्लेस। इवन हमारे अर्थ पे भी जो जी का जो वैल्यू है वो वेरी करता है। क्यों? क्योंकि द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब हमारा अर्थ का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ओवल शेप में। मतलब ये जो पोल है, पोल पे जो अर्थ की रेडियस और इक्वेटर पे जो अर्थ की रेडियस, ठीक है, रेडियस एट द इक्वेटर एंड रेडियस एट द पोल, ठीक है। तो जो रेडियस इक्वेटर पे होता है वो पोल से ज्यादा होता है, ठीक है। दिस इज पोल एंड दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो यहां से मैं देखो जी क्या बोल रहा हूं, जो जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगा। तो अगर आप देखोगे तो इक्वेटर पे रेडियस अर्थ की ज्यादा होती है, इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज्यादा होती है। तो मतलब अगर आप इक्वेटर पे देखोगे तो जी का इफेक्ट कम होता है, लेकिन अगर आप पोल पे जाओगे तो ये जी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मतलब द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो जी का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है, और वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, ठीक है। और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो उसका मैंने आपको एक रीजन बताया क्यों, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, इट अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है। मतलब जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या जिस एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे फॉल करता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको उसी का डायरेक्शन सिखाया, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको मैंने अर्थ से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम है। तो देखो अकॉर्डिंग टू अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूं तो हमारा फोर्स कितना होगा, दैट इज F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और अगर मैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से बात करूं तो F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो मुझे जी की वैल्यू मिल जाती जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट कहां पे होता, सरफेस पे होता, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता था, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पे जी की वैल्यू रखी, ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू रखी जो कितनी थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और दैट इज एम, दैट इज मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज रेडियस। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट अ
वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, जो वैल्यू ऑफ जी है इट वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट एंड इवन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, पोल पे, और मिनिमम कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पोल पे जो रेडियस होती है वो मिनिमम होता है और इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। ठीक है, तो रेडियस ज्यादा होगा तो जी कम होगा, और अगर रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम होता है तो जी की वैल्यू भी मिनिमम होती है, और पोल पे रेडियस मिनिमम होता है तो जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, तो ये पूरा कहीं ना कहीं कंसेप्ट है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आगे भी काम आएगा when you will go in 11th और 12th। ठीक है, तो वहां पे भी काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, ये फ्री फॉल वाला कंसेप्ट हमको बस एक डेफिनेशन ध्यान रखना है, तो बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।